हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जैक बोर्ड का कक्षा 9वीं का, जी हाँ क्लास 9th का साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। जी हाँ, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो ऑफिशियल क्वेश्चन है, जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आप लोग को हम दिखाने वाले हैं। और इसमें हम आप लोग को क्लास 9th का साइंस का 40 क्वेश्चन जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आपकी जो परीक्षा होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9th का, वो 29 जनवरी और 30 जनवरी को आयोजित होने वाली है। और उसके लिए आज हम साइंस के जो क्वेश्चन दिए गए हैं ऑफिशियल क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और आप लोग को और भी आपके इस तरीके से पीवाईक्यू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए क्लास 9th का सभी वर्षों का, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे। और साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां आपके सारे पीवाईक्यू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाला गया है। आप वहां से एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो जैक बोर्ड जो है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है, वो किस तरीके का सवाल पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे। और ये जो आपके पेपर हैं, आपके साइंस के पेपर है, तो सबसे पहले नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए, जो पहला नंबर सवाल जो आपका पूछा गया है कि कौन अदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन है बल, त्वरण, चाल, विस्थापन। इसमें पूछ रहा है कि विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, कौन सा जो है अदिश राशि है। देखो, सदिश राशि एक होता है, एक अदिश राशि होता है ना। सदिश राशि उससे बोलते हैं जिसकी दिशा हो और परिमाण हो कुछ, है ना। और अदिश राशि उसको बोलेंगे सिर्फ का सिर्फ परिमाण हो, उसमें दिशा ना हो, है ना। तो इसमें बल में भी आपका क्या हो जाएगा, दिशा है भाई, त्वरण में भी दिशा है, लेकिन चाल में जो है ना, ये इसमें आपका दिशा नहीं है, सिर्फ इसमें परिमाण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि चाल जो है आपका एक अदिश राशि है, बाकी आपका बल जो है, त्वरण है और विस्थापन, ये सारा का सारा सदिश राशि में आ जाएगा। क्लियर है। यहां पे स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो आपका चाल हो जाएगा, है ना, स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा नंबर सवाल पे पूछा है कि ओडोमीटर मापता है ना। ओडोमीटर मापता है चाल को, दूरी को, समय को, औसत चाल को, है ना। ओडोमीटर क्या मेजर करता है? तो ओडोमीटर जो है बच्चों, ये आपके दूरी को बताता है ना। किसको बताता है? दूरी को बताता है। देखिए, जो बच्चे बाइक चलाते हैं या फिर आपके माता पिता जो भी स्कूटी या बाइक चलाते होंगे, तो उसके आगे एक मीटर लगा होता होगा, आप देखे होंगे। और उस मीटर में जो है एक स्पीड को बताता है, दो यंत्र लगा होता है, एक स्पीड को बताता है और एक ये आपके कितना दूर चले हो वो बताता है ना। स्पीड बताता है जो कांटा खड़ा हुआ रहता है ऐसे, है ना, कि 80 की स्पीड है, 70 की स्पीड है। और एक और जो बताता है आपका दूरी को बताता है कि आप कितना दूरी चल चुके हो, है ना। बोलते हैं ना कि हमारा गाड़ी जो है 20,000 चला हुआ, मेरा गाड़ी जो है 48,000 चला हुआ, तो वो दूरी को बताता है कि आप कितना दूरी चल चुके हो। तो यहाँ पे जो 2 मीटर लगा हुआ है, एक आपका ओडोमीटर और एक आपका स्पीडोमीटर। ओडोमीटर दूरी को मापता है कि आप कितना दूरी चले हो, याद रखिएगा, आप कितना दूरी चले हो ये ओडोमीटर मापता है। और स्पीडोमीटर जो है ये आपके स्पीड को मापता है ना, कि आप कितना स्पीड चल रहे हो, है ना। 70 के स्पीड, 60 के स्पीड, वो आपका चाल को मापता है, स्पीड को मापता है। क्लियर हो गया। तो ओडोमीटर दूरी को मापता है भैया, स्पीडोमीटर, है ना, स्पीडोमीटर अगर आ जाए तो वो किसको मापता है, तो वो चाल को मापता है। तो दोनों चीज याद रहेगा, एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा नंबर सवाल है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो ठीक है, मीटर है, ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है बच्चों, ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले होंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, और जो बच्चे हिंदी माध्यम के होंगे वो हिंदी माध्यम वाले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, है ना। चलिए, 4 नंबर सवाल दिया गया है कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है ना। तो चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण। तो इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या बताता है, तो वो चाल को बताता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, निम्न में से कौन सही है। इसमें बता रहा है कौन सी से। देखिए, गति का 3 नियम है, 3 सूत्र बनता है यहाँ पर। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सूत्र जो है इसमें सही है। तो v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT, v बराबर u माइनस AT, a बराबर u प्लस u बटा t, v प्लस u बराबर AT। तो इसका जो सही सूत्र है बच्चों, ये आपका v बराबर u प्लस AT, ये आपका सूत्र होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ये जो है सही है। बाकी अगर ऑप्शन दूसरा में देखें तो यहाँ माइनस लग गया, जो कि प्लस होना चाहिए, गलत है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है
कि यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या थी, है ना। तो देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले आपका त्वरण दे रखा है यानी एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या दिखा है, टाइम दे रखा है ना, यहाँ पे आपका जो है टाइम दे रखा है कितना 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड हम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या दे रखा है, चाल दे रखा है ना, उसकी जो है 30 मीटर जो है चाल हो जाती है, यानी कि ये आपका भी दिया हुआ है ना, अंतिम वेग दिया हुआ, आपका प्रारंभिक वेग निकालना है तो भी आपका दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। आपको u को निकालना है, तो अभी हमने जो फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूला पे आपको बैठा दो। फॉर्मूला क्या बताए थे हम, क्या बताए थे, v बराबर u प्लस AT, है ना। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। तो v कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 30 लिख देंगे, बराबर u कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर, प्लस a कितना दिया हुआ है, तो a आपका 2 दिया हुआ है, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम आपका 4 सेकंड दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ लिख देंगे 30 बराबर u प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 8 जो है ये इधर आ जाएगा, बराबर का इधर, चूंकि जात वाला जात के साथ मिला देंगे तो 30 माइनस 8 बराबर u, है ना, जहाँ u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक चाल होता है। तो 30 में से 8 घटा दोगे बच्चा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। ठीक है, 22 बराबर u, है ना। तो u जो आ गया आपका 22 मीटर पर सेकेंड, है ना, 22 मीटर पर सेकेंड। तो चाल का जो आपका मात्रक होता है ना, सही मात्रक, वो मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 22 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पर है ऑप्शन, तो बोले सर ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। बस आपका जो जो दिया गया है उसको लिख लेना है, जो फॉर्मूला है उस पर बैठा देंगे, आंसर आराम से आ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। न्यूटन की गति के कितने नियम है, तो न्यूटन की गति के 3 नियम है। कितने नियम है, 3 नियम है भाई। कौन कौन से नियम है, तो पहला आपका जड़त्व का नियम, दूसरा जो है आपका बल का सूत्र को देता है, बल की परिभाषा देता है, बल का सूत्र को ज्ञात होता है। और उसका बाद तीसरा जो आपका नियम है वो आपका क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, जो बंदूक वाला आपका एग्जांपल दिए थे हम, क्रिया प्रतिक्रिया, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, प्रतिक्रिया। तो तीनों नियम आप लोग याद रखेंगे और पढ़ लेंगे अच्छे से, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, तो साइकिल का, कार का, बस का, ट्रेन का। भाई सबसे ज्यादा जिसका द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा द्रव्यमान साफ साफ दिख रहा है भाई, यहाँ पर ट्रेन का सबसे ज्यादा द्रव्यमान होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, किसका जड़त्व जो होगा सबसे ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। यहाँ पे आपका त्वरण पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। आपका क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले वो लिखते हैं। देखिए 30 न्यूटन दिया हुआ है, यानी F दे रखा है आपका 30, कितना दे रखा है 30। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, बल जो है 5 केजी लग रहा है यहाँ पर, यानी कि रुको 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी किसी वस्तु, है ना, तो किसी वस्तु 5 केजी यानी द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान यानी कि मास दे रखा है, कितना दिया हुआ आपका 5 केजी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर समय दे रखा है t, जिसका कोई काम नहीं है लेकिन चलो लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसका त्वरण पूछ रहा है, त्वरण का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, यही फॉर्मूला से काम बनेगा आपका, F बराबर ma। क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर ma, इसी पे आपको बैठाना है। देखिए F कितना दिया हुआ है, तो 30 दिया हुआ है, 30 लिख देंगे भैया। M कितना दिया हुआ है सर 5, तो 5 दे देंगे। एक्सेलरेशन आपका नहीं दे रखा है तो एक्सेलरेशन की जगह हम A लिख देंगे। ये 30 जो है 30 लिख देंगे, ये 5 जो इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा A, तो 5 छक 30, यानी कि A का मान जो निकल गया वो कितना निकल गया, 6 निकल गया। और त्वरण का जो ईसाई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, बोले सर गुरुजी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मेरे बच्चे लोग बताएंगे कि क्या आप लोगों को सारा प्रश्न समझ में आ रहा है, एक बार नीचे कमेंट करेंगे आप लोग, है ना, कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया, किसी द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो संवेग क्या होगा। तो संवेग का ही फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका mv, है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका देखिए राइट उत्तर होगा। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mv। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.098 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पृथ्वी के जी का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का इसाई मात्रक क्या है। तो g का इसाई मात्रक पूछ रहा है, तो g का जो इसाई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कई बार आप लोग को हम मॉडल पेपर में बता चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, कई बार आप लोग को हम बता चुके हैं। बहुत सारे सवाल आपके लॉलीपॉप सवाल है। अगला सवाल देखेंगे, देखिए ये भी सवाल नहीं करवाएं, बोलो। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से उसके भार का कितना गुना हो जाता है। तो चंद्रमा पर जितना भार होगा पृथ्वी का 1/6 गुना होगा, है ना, यानी कि 1/6 ऑप्शन नंबर 4, है ना। जैसे कि पृथ्वी पर अगर कोई 60 केजी का कोई व्यक्ति है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो 60 का 1/6 गुना चंद्रमा पर होगा। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं, काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 न्यूटन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 10 केजी या न्यूटन जो भी आप बोलो वो हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा पर जितना पृथ्वी पर भार होगा उसका 1/6 गुना आपका चंद्रमा पर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ वो उसको हम लोग कहते हैं जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो और जो स्थान को घेरते हैं उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो हवा तो इसका भी कोई द्रव्यमान होता है और इसी स्थान को घेरता है, तो ये तो पदार्थ है भाई। जल भी आपका पदार्थ है, भोजन भी पदार्थ है, लेकिन प्यार करना, किसी से लब करना, मोहब्बत करना, क्या ये कोई पदार्थ है? मुझे ये बताओ भाई कि क्या लब करना, क्या प्यार करना या मोहब्बत करना, क्या इश्क करना, क्या पदार्थ है? तो बोले ना गुरुजी नहीं, ये तो एक फीलिंग है। क्या है ये? एक फीलिंग है ना। ये किसी के प्रति क्या होता है, फीलिंग होता है ना। लव करना, जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती है ना, कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी के लिए मरता है ना। तो ये क्या कोई पदार्थ है? ये तो भाई एक फीलिंग है, ये एक संवेग है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। याद रखिएगा इसमें और भी आपके ऑप्शन दे सकते हैं, है ना। घृणा करना, किसी से हेट करना, नफरत करना, क्या ये कोई पदार्थ है? बोले ना सर, ये भी कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। विचार, क्या विचार कोई पदार्थ है? देखो मैं हर तरीके से आप लोग का सवाल बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आए तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, मिशन 2 पे पढ़ रहे हो। आप बोलेंगे सर एक पेपर को देखने से क्या हमारा एग्जाम सही जाएगा? मेरे बच्चा ये बता दो कि क्या आप लोग साल भर पढ़ते हो? कितना पढ़ते हो? साल भर पढ़ते हो। और आप सोचोगे कि एक वीडियो हम 10 मिनट का अगर वीडियो देख लेते हैं 15 मिनट का और हम 40 क्वेश्चन करके आएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? आप अपने दिल से पूछो, बस इतना पूछो, क्या पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए आपकी तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए हम 8 से 10 20 मॉडल पेपर हमने करवा रखा है, जो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सोचोगे कि नहीं एक ही वीडियो से है और सर इसमें 2 ही क्वेश्चन आए, 3 ही क्वेश्चन आए, सर सारे क्वेश्चन है। अरे भाई क्या एग्जाम लिखने जा रहे हो? ठीक है, एग्जाम लिखने जा रहे हो, आप सोचोगे कि सारा क्वेश्चन इसी से आ जाए, ऐसा थोड़े पॉसिबल है। ठीक है, आपको तो हम तैयारी करवा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन से हम कितना क्वेश्चन करवा दिए? एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन करवा दिए। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो क्या नहीं बना पाओगे? बोले जी गुरुजी बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई। तो अणुओं की ऊर्जा जो सबसे अधिकतम होती है ये गैस में होता है बच्चों। ठीक है, गैस में होता है, अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। अब इसमें और भी चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे कम ऊर्जा जो होती है अणुओं की ऊर्जा किस में होती है? तो ठोस में होता है। क्यों होता है? देखो ठोस के जो कण होते हैं ना काफ़ी सटे सटे होते हैं, और है ना, ठोस के कण जो होते हैं काफ़ी सटे सटे होते हैं। द्रव के जो कण होते हैं मीडियम में होता है, बीच बीच में होता है, और गैस के जो कण होता है काफ़ी दूर दूर होता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग को पता है। तो इसमें अणुओं की ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो गैस में होगी। सबसे कम किस में होगा? ठोस में होगा। अब एक चीज़ और सवाल इसमें आता है कि इसमें आकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो आकर्षण बल जो होगा ये ठोस में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके कण काफ़ी सटे सटे हैं, ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए इसका आकर्षण बल ज़्यादा होता है। सबसे कम आकर्षण बल किस में होगा? तो गैस में होगा। ये तो मीडियम है, इसमें तो जल्दी पूछा नहीं जाता है, बस गैस और ठोस को ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ठोस के कण क्या होते हैं? काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इसका आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ से भी आपके 2-3 प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है विसरण, संघनन, वाष्पन, द्रवण। तो वह प्रक्रिया एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इत्र जो है बिना फैलाए, हम लोग इत्र को क्या फैलाते बोलते हैं कि भाई तू वो रूम में जाओ, तू वो रूम में जाओ, तो वो रूम में जाके महको, ऐसा हम लोग बोलते हैं क्या? ऐसा तो नहीं बोलते हैं। ऐसा कुछ करते हैं कि नहीं? वो ऑटोमेटिक क्या होता है? गंध वायु में फैल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है मेरे बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण, जो ऑटोमेटिक फैल जाता है। जैसे कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका गैस का विसरण हो गया। ये गैस में विसरण हुआ कि नहीं हुआ? गैस का विसरण। बोले सर कैसे? सर
कैसे सर गैस में विसरण हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, गैस में विसरण इसलिए हुआ कि हम इत्र यहाँ पे लगाए, हम इस रूम में, और दूसरे रूम में इत्र चला जा रहा है, हम यहाँ परफ्यूम लगाए और दूसरा रूम में परफ्यूम चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक जो हो रहा है, ये इत्र क्या है, वायु में फैल जा रहा है, तो इसको हम लोग गैस का विसरण कहेंगे। अच्छा, द्रव का विसरण का एक उदाहरण दे, द्रव का विसरण का एक उदाहरण दे, तो क्या बताओगे? बताओ मुझे। द्रव में बोले सर चीनी पानी। अरे भैया, चीनी को तो मुझे घोलना पड़ता है तब जाके घुलता है। तो और सर क्या हो सकता है? हाँ, जो आपका जो स्याही है, जो स्याही है, इसको अगर पानी में एक बूंद गिरा देते हो ना तो पूरा ये क्या होता है, फैल जाता है ना। तो ये जो है, ये आपका द्रव का विसरण का एक अच्छा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक फैलता है। जो ऑटोमेटिक कार्य होता है, जो ऑटोमेटिक घुल जाता है, घुल मिल जाता है, उसको हम लोग विसरण कहते हैं। तो गैस का विसरण का उदाहरण क्या है? आपका जो इत्र की गंध हो गया, है ना, भोजन की खुशबू हो गई, गर्म भोजन की खुशबू हो गई। और द्रव का विसरण क्या हो जाएगा? स्याही घुलना, है ना। ये सारे चीज एग्जाम्पल। चलो, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। देखिए, कई बार आपको हम सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने का ट्रिक बताएं। चलिए, ट्रिक को एक बार फिर से हम बताते हैं। इस ट्रिक को आप लोग फिर से ध्यान रखेंगे। ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सेल्सियस से आपको केल्विन में चेंज करना है ना, और एक होता है केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है। यही दो प्रश्न आपके एग्जाम में 100% एक तो रहने वाला है, ठीक है, ये लिख के ले लो। अब सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो आपको एक नंबर याद रखना, 273, है ना, दोनों के याद रखना, 273 याद रखना। और जब सेल्सियस से केल्विन में की तरफ जाओगे तो आपको क्या करना, प्लस कर देना 273 को। बोले सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, सी क्या है, छोटा है। ट्रिक बता रहे, ट्रिक से याद रखना। सी क्या है, छोटा है। के क्या है भाई, बड़ा है। तो छोटा से जब बड़ा की तरफ जाओगे तो क्या करोगे, आपको जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, केल्विन है और यहाँ सेल्सियस है। केल्विन से अगर सेल्सियस में चेंज करने बोलेगा तो आपको क्या करना, 273 को घटा देना। बोले सर क्यों? इसका ट्रिक है कि के बड़ा है और सी छोटा है। जब बड़ा से छोटा की तरफ आओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न पूछा गया सेल्सियस से केल्विन में, यानी छोटा से बड़ा करना है, यानी 273 को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 273 को ऐड कर देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 298 केल्विन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? बोले हाँ सर, मजा आ गया, समझ में आ गया। अब केल्विन से अगर बोलेगा सेल्सियस में चेंज करना तो कर लोगे ना, क्या करोगे, 273 को बस लेस कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। देखिए, अभी जस्ट आप लोग को हम बताए थे। तो गैस के कणों के बीच जो आकर्षण, गैस के कण क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं और इसके आकर्षण बल क्या होगा, फिर कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ठोस का आकर्षण बल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। 19 नंबर सवाल देखेंगे। निम्न में से द्रव में कौन अनिश्चित है? तो अनिश्चित पूछ रहा है, घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। तो निम्न में से कौन सा द्रव जो है अनिश्चित है? तो द्रव का जो है कौन सा निश्चित होगा, तो घनत्व तो होगा निश्चित भाई। आकार, जी हाँ, आकार जो होगा अनिश्चित होगा। बोले सर कैसे? बात समझिए। द्रव क्या होता है, एक लिक्विड होता है, पानी होता है। पानी का आकार क्या, पानी का कोई आकार होता है? बोले नहीं सर। इसको अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार के जैसा बन जाएगा। अगर इसको हम गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार के जैसा बन जाएगा। इसको अगर हम टप में रखेंगे तो टप जैसा बन जाएगा। तो इसका आकार जो होगा ये अनिश्चित होगा, लेकिन इसका आयतन जो होगा निश्चित होगा। क्यों? बोले सर, अगर एक गिलास पानी, तो इसको ड्राम में रख दो चाहे टब में रख दो, वो एक ही गिलास रहेगा। आयतन में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन आकार में चेंजेस होगा। बात समझ में आया? तो द्रव में कौन अनिश्चित है, तो ये आकार जो है अनिश्चित है। बात समझ में आया? बोले सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आराम दे देता है? तो बच्चे में हम लोग बता दिए थे, है ना, बच्चे में ही हम लोग को पता चल गया था मतलब कि माता पिता की गर्मियों में कैसे कपड़े पहनना चाहिए, सूती कपड़े पहनने हैं। तो अपने 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 10 नैनोमीटर, 10 माइनस 9 नैनोमीटर, 10 के पावर में 9 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, 1 नैनोमीटर जो है 10 के पावर माइनस 9 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्थिर अनुपात का नियम के प्रतिपादन कौन किया था? न्यूटन, जे थॉमसन, आंतवा एल लवाइजिए एवं प्रोस्ट। तो स्थिर अनुपात का जो नियम दिया था ये आंतवा एल लवाइजिए एवं प्रोस्ट दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व के लैटिन का नाम फेरम है ना। किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? तो फेरस है ना, किसका है? लोहा का है। लोहा को ही हम लोग क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं, फेरम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सोडियम का संकेत क्या है? लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है ना, लॉलीपॉप सवाल। सोडियम किससे हम लोग लिखते हैं? Na से लिखते हैं, है ना। अब तुरंत ऐसे मत ढूंढने लगना तुम लोग, वरना गलत हो जाओगे। सोडियम को हम लोग किससे लिखते हैं? Na से लिखते हैं। अगर इसका हम लोग का बात करें कि इसका परमाणु संख्या कितना है, तो 11 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेगा तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और तीसरा घर में 1।
बात समझ में आया। इसका संयोजकता पूछेगा तो लास्ट वाले घर में कितना है, 1, तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सवाल आए तो आपको छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप मिशन टूपर हो, है ना। कहते हैं ना कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो हम मिशन टू वाले हैं। ठीक है, और शुरू होंगे, चलो और एक धाकड़ वाला सुनाते हैं। न वफा होगी न वफा की बात होगी, न वफा होगी न वफा की बात होगी, और अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। तो चलिए एग्जाम के बाद जो होगा देखा जाएगा, अभी हम लोग एग्जाम पहले दे लेते हैं। क्या दिया हुआ सवाल कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो जल का सूत्र होता है H2O भैया, है ना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है 1 होता है, और हाइड्रोजन के गो है 2 गो है ना। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और के गो हाइड्रोजन 2 गो, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है 16 और कितना गो ऑक्सीजन है, 1 गो है, तो ये आपका 16, यानी 2:16। बोले सर 2:16 होगा, अरे भाई इसको काटो ना, 2 1 2 8 2 16, यानी 1:8 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:8। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया, सभी द्रव की रचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु, अणु, आयन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि सभी द्रव के रचनात्मक इकाई क्या है, तो द्रव का पूछ रहा है। तो द्रव का रचनात्मक इकाई जो होगा, कोई भी तत्व का कोई भी वस्तु का जो है रचनात्मक इकाई होगा परमाणु होगा, है ना। अगर आपका जीव का पूछेगा, बोलेगा सजीव का या जीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका होगा, उस समय आप कोशिका बोलना। लेकिन कोई वस्तु का बोलेगा, कोई द्रव का बोलेगा, तो आप बोलना परमाणु। बात समझ में आया, बोले हाँ सर समझ में आ गया। आत्महत्या के थैला किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या के थैला काफ़ी लॉलीपॉप सवाल है, और कई बार आप लोगों को हम बता चुके हैं, लगभग हर सेट में इसका चर्चा हम करते ही करते हैं। तो ये आपका लाइसोसोम हो जाएगा। अच्छा, आप लोग एक कमेंट करके उत्तर बताएंगे कि बिजली घर किसे कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, तारक केंद्रक का कार्य है डीएनए संश्लेषण, तर्कु निर्माण, श्वसन जनन। तो तारक केंद्रक का कार्य जो है ये तर्कु निर्माण है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, यकृत कोशिका, पेशी कोशिका। तो मानव शरीर के जो सबसे लंबी कोशिका है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका तंत्रिका कोशिका है, और इसकी जो लंबाई है लगभग आपका 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास है लगभग, है ना, तो याद रखेंगे। आगे देखिए, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, श्वसन संबंधी। तो पादप में, पेड़ पौधे में, और जंतु में, जीव जंतु पे प्रमुख अंतर क्या है, तो पोषण संबंधी। जी हाँ, पादप जो है, पेड़ पौधे जो है अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन जंतु जो है ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में नहीं बनाता है। ठीक है, तो दोनों में ये पोषण संबंधी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये दोनों अंतर है। अगला सवाल देखते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जंतु कोशिका में जो है ये आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है ना ये पादप कोशिका में होता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो है ये आपका कोशिका भित्ति होता है, लेकिन जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। याद रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में आता है कि जंतु कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है, तो अनुपस्थित कौन होता है, कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होता है पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण है। अगर जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण पूछेगा तो ये कोशिका झिल्ली हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण पूछेगा तो ये कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रंगीन प्लासिड्स को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो रंगीन प्लासिड्स को जो कहा जाता है वो क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, केंद्रक का, क्लोरोप्लास्ट का, माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम का। तो किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, तो ये आपका राइबोसोम के अनुपस्थिति में जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, संवहन उत्तक, पार्श्व विभोज्य उत्तक, शीर्षस्थ विभोज्य उत्तक, दृढ़ उत्तक। तो किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण वार्षिक वलय बनते हैं पौधों में, यानी कि पौधे की जो गोलाई होता है ये होता है, तो किसके कारण, तो ये पार्श्व विभोज्य उत्तक के कारण होता है। अगर बात करें पौधे की जो लंबाई है, वृद्धि कैसे होती है, तो वो शीर्षस्थ विभोज्य उत्तक के कारण। याद रखेंगे दोनों चीज़ों को। संवहन उत्तक में कौन कौन आ जाएगा, तो जाइलम और फ्लोएम आपका संवहन उत्तक में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, बस 3-4 सवाल और बचे मेरे बच्चों। ठीक है, बस 5 सवाल और इसको भी हम लोग फटाफट करवा देते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आपको
काफ़ी चीज़ अगर नॉलेज हो रहा है, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कंजूसी कर देते हैं थोड़ा सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब करने में आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आपको कुछ नहीं जाता है, लेकिन आप नहीं करते हो, तो एक बार ज़रूर कर देंगे सब्सक्राइब। अगर आप लोग को क्लास 9th का, तो अभी तो आपका ये ट्रेलर है बच्चा, ठीक है, ये 9th का जो एग्ज़ाम है ना, ट्रेलर है। अभी तो आपका फाइनल जो है, आपको जो गर्दा उड़ाना है, धुआं धुआं करना है, ठीक है, ये आपका क्लास 10th में करना है। ठीक है, और 10th के लिए तैयारी के लिए हमारा कोर्स बहुत ही जल्द हमारा एप्लीकेशन मिशन 2 वाले सर पर लॉन्च होने वाला है। हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या है? मिशन 2 वाले सर। अगर जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आप हमारे प्ले स्टोर में जाकर ये जो मिशन 2 वाले सर है उसको सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को हमारा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद बहुत ही जल्द आप लोग का क्लासेस जो 10th का शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, जैसे स्टार्ट होता है, जैसे कोर्स लॉन्च होता है, आप लोग जितना जल्दी हो सकता है आप उसमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। और देखो स्टार्ट जो है ना, देखिए आप लोग क्लास 9th में हैं, ठीक है, अभी भी आप लोग गलती किए होंगे, ज़रूर गलती किए होंगे। क्या किए होंगे कि अभी आप लोग पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, ठीक है, 1-2 महीना पहले से। लेकिन अगर आप सोचो साल भर अगर आप साल भर पढ़ोगे तो आप में कितना नॉलेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर कोई हरा नहीं सकता। जी हाँ, आप अगर कंपटीशन लाइन में बैठते हो या कहीं भी बैठते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप पढ़ाई के बदौलत आप कहीं भी जा सकते हो, यूपीएससी लेवल। देखो पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है बच्चों जो आपको इज्जत, शोहरत, पैसा, सारा चीज़ दिलाता है। इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे क्लास 10th में, है ना। अभी से आप लोग को संकल्प बना लेना है कि नहीं, क्लास 10th में इस बार तो हो गया, ठीक है, जो गलती हो गया, लेकिन 10th में जो है स्टार्टिंग से पढ़ना है। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में आप लोग कोर्सेज को जल्दी ज्वाइन करेंगे और आप लोग को बहुत ही धाकड़ तरीके से, बहुत ही धुआंधार तरीके से आप लोगों को क्लासेस शानदार तरीके से लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 35 नंबर सवाल क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? तो चालनी नलिका, तंतु, स्नायु या सखी कोशिका। तो फ्लोएम जो है ये आपका संवहन उत्तक है और ये चालनी नलिका इसमें भाग है इसका बच्चों, तंतु भी भाग है, सखी कोशिका भी है, लेकिन स्नायु जो है ये आपका फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? तो जल और खनिज का वहन, है ना, 2 संवहन उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? खनिज और लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है, तो ये काम किसका है भाई? तो जाइलम का काम है। फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों में जो बना भोजन है वो अन्य भागों तक, पेड़ पौधे तक पहुंचाता है, ठीक है, अन्य डालियों तक पहुंचाता है, वो फ्लोएम का काम है। एक बार मैं बता देता हूँ इसको, है ना। जाइलम जो है ना, ये समझ लो एक तरीके से आपके पापा हैं, मतलब पेड़ पौधे के पापा हैं, और ये जो फ्लोएम है ये क्या है? मम्मी है। बोले सर कैसे? देखो ये पेड़ है, मान लो ये क्या है? पेड़ है, ठीक है, तो जड़ से खनिज, लवण, पानी, पौधा जितना भी लेना है ये क्या कौन लेता है? तो ये आपका जाइलम लेता है ना, पापा। ये क्या करते हैं? ये किचन घर तक, यानी किचन घर कहाँ होता है? पेड़ पौधे में, पत्ती में होता है ना, वहीं पे खाना बनता है ना, तो पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है, इसलिए पापा बोला गया। क्योंकि आपके घर में भी पापा क्या करते हैं? सभी सामान को, जितने भी आपके हल्दी, मसाला, पाउडर या चावल, दाल जो भी लाते हैं, कौन? पापा लाते हैं। और मम्मी क्या करती है? भोजन बना करके और अन्य भागों तक, यानी कि अन्य आप लोगों तक, है ना, जो आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता, सभी दादा दादी, उनके तक पहुंचाने का काम कौन करती है? मम्मी काम करती है। तो ये फ्लोएम का काम है। बात समझ में आया? ठीक है, ऐसे अगर आप लोग ट्रिक से याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? हरित लवक, स्क्लेरेट्स, अंतरकोशिकीय स्थान, चालनी पट। तो मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है स्क्लेरेट्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। शरीर की बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, कौन बनाता है? संवेदी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक। तो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक का आवरण जो बनाता है ये कौन बनाता है? तो ये बनाता है आपका एपिथेलियम उत्तक। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जिस मृदुत्तक की, अगला सवाल है, जिस मृदुत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक, क्लोरेनकाइमा, पर्णहरित, स्थूल उत्तक। तो मृदुत्तक की कोशिका में हरित लवक जिसमें पाया जाता है उसको हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट सवाल है ना। ट्रिकिट्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम में, फ्लोएम में, वसी उत्तक में, पेशीय में। तो ट्रिकिट्स जो पाया जाता है ये आपका जाइलम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 1 से लेकर 40 तक का सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ओरिजिनल क्वेश्चन था आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से ओरिजिनल क्वेश्चन जैक का क्वेश्चन ओरिजिनल था। इसी तरीके का और भी पेपर चाहिए आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं, वहाँ सारा ओरिजिनल पेपर आपका अपलोड किया गया है, आप जाकर देखिए, वहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम की तैयारी के लिए क्लास 9 के एग्जाम की तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, है ना। साइंस का अलग बना दिए हैं, SST का अलग बना दिए हैं, मैथ का अलग बना दिए हैं, हिंदी का अलग बना दिए, इंग्लिश का अलग बना दिए हैं, जितना भी सब्जेक्ट है आपका सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको 8-8 10-10 वीडियो मिल जाएगा। जाकर वहाँ देखिए और अपना तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कीजिए, ठीक है। वहाँ अगर आप देख लेते हो तो मेरी पूरी गारंटी है कि आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट बाय सभी लाइन से वीडियो देखें, ठीक है, मुझे आशा है अच्छा जाएगा। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को क्या करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने महिला मित्र, पुरुष मित्र सभी को शेयर कर दीजिएगा गर्दा उड़ा के।